जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारी सोशल एंथ्रोपोलॉजी की सेकंड क्लास है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में कौन कौन से रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्च मेथड होता क्या है और सोशल साइंसेस में कौन कौन से रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स में से किसी को समझ ना आए तो अपने माइक को अनम्यूट करके प्लीज़ उसी टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि रिसर्च मेथड वो तरीका होता है। वालेकुम सलाम जी अरूज। बेटा, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करती है ना सोसाइटी की, एंथ्रोपोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करती है पास्ट कल्चर्स की। मतलब जैसे पास्ट कल्चर्स में वो कल्चर्स इंक्लूड होते हैं जो अब जिनका अब दुनिया में नामो निशान नहीं रहता या फिर बहुत कम नामो निशान, जैसे हमारे पाकिस्तान में मोनजोदड़ो है, हड़प्पा है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से ऐसे हमारे पास कल्चर्स हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। उनमें बहुत से चेंजेस आ गए हैं। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन कंसर्न ऐसे कल्चर्स के साथ होता है जो पास्ट में पाए जाते हों। ठीक है, आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया था? ओके, आप समझ आ गए? कैन वी स्टार्ट नाउ? अच्छा, तो मैं रिसर्च मेथड्स का स्टूडेंट्स आपको बता रही थी कि रिसर्च मेथड क्या होता है। रिसर्च मेथड हमारे पास कोई भी तरीका होता है जिसको हम फॉलो करके अपने पूरे रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, पूरे रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जो सोशल साइंसेज है जिसमें सोशियोलॉजी इंक्लूड है, साइकोलॉजी इंक्लूड है और जिसमें इकोनॉमिक्स इंक्लूड है, पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक बेटा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है और दूसरा मिक्स मेथड रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होता है? जिसमें जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास वर्ड्स में आता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, ये इसमें हमारे पास डिस्कशन होती है। डाटा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये सारे इंसानों को स्टडी करते हैं। तो फिर हमने डाटा किससे लेना होता है? ह्यूमन बींग से ही डाटा लेना होता है। जो मेजर हमारे पास मेथड्स हैं, डाटा किन किन तरीकों से हम ले सकते हैं, उनमें क्वेश्चनियर इंक्लूडेड है। अगर आप में से किसी ने कभी क्वेश्चनियर फिल किया हो तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चनियर कैसे फिल करते हैं। क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन है और ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास वो मेथड्स हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव में हम या तो ऑब्जर्वेशन करते हैं या इंटरव्यू लेते हैं। और जो क्वांटिटेटिव सेकंड हमारे पास मेथड है रिसर्च का, उसमें जो हमारे पास डाटा होता है वो नंबर्स में आता है। हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनसे हमने डाटा लेना होता है उनको हम नंबर्स देते हैं, उन्होंने उसमें से पिक करना होता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एंथ्रोपोलॉजी का पेपर में आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप देती हूँ और मैं आपको मल्टीपल चॉइस उसमें देती हूँ तो आपने पिक करना है कि इसका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला। ऐसे ही हम जब क्वेश्चन ये फिल करवाते हैं तो पार्टिसिपेंट्स के पास 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं कि वो टोटली एग्री कर रहे हैं या टोटली डिसएग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा आता है वो नंबर्स में होता है। थर्ड हमारे पास मिक्स मेथड रिसर्च है। इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिक्स करके यूज़ करते हैं। मतलब कुछ मेथड्स हम क्वालिटेटिव से लेते हैं और कुछ मेथड्स हम क्वांटिटेटिव से लेते हैं। ये हमारा थोड़ा बैकग्राउंड मैंने आपको दिया है कि रिसर्च मेथड बेसिकली होता क्या है। आपने परेशानी होना जब आप रिसर्च मेथड वन और रिसर्च मेथड टू पढ़ेंगे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिसर्च मेथड था और रिसर्च मेथड की बेसिकली 3 टाइप्स हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड रिसर्च। आज हमने पढ़ना है कि आज हमने पढ़ना है
स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे रिसर्च मेथड्स हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं ताकि हम पास्ट में कल्चर्स को स्टडी कर सकें। जैसा कि अभी अरूज ने डेफिनेशन पूछी थी और मैंने क्लियर किया था कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली सब्जेक्ट मेन कंसर्न क्या है एंथ्रोपोलॉजी का। तो एंथ्रोपोलॉजी का मेन कंसर्न कल्चर है। तो कल्चर बेसिकली ऐसा हमारे पास फिनोमिना है जिसको हम क्वांटिटी में नहीं देख सकते। देखें, आप अगर किसी शॉपकीपर के पास जाएं, आप अगर उससे कोई कपड़ा ले रहे हैं तो आप उसे कहेंगे कि मुझे क्वालिटी अच्छी दिखाएं, मतलब मेरे पास क्वालिटी अच्छी हो। क्वांटिटी की आप बात बाद में करते हैं, प्राइस की बात आप बाद में करते हैं। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ये आपको आज मैं बात एंथ्रोपोलॉजी के लिए लिख रही हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में हम कभी भी क्वांटिटेटिव को फॉलो नहीं करते। एंथ्रोपोलॉजी में हम क्वालिटेटिव को फोकस करते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमने कल्चर पे बात करनी होती है। कल्चर ऐसा फिनोमिना है जिसको हम नंबर्स में रिसर्च नहीं कर सकते, इस पे हमें डिटेल में रिसर्च करनी पड़ती है। और जहाँ पे हमें डिटेल में रिसर्च करनी पड़े, इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़े, वहाँ पे हम क्वालिटेटिव को यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव को यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें कौन कौन से रिसर्च मेथड यूज़ होते हैं। सबसे पहले फील्ड रिसर्च है। फील्ड रिसर्च का मतलब होता है कि आपने जहाँ से डाटा लेना है, आप उस फील्ड में खुद जाते हो, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और प्राइमोलॉजिस्ट इस पे बेसिकली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं पाकिस्तान में हड़प्पा के कल्चर पे काम करना चाहती हूँ कि वहाँ के जो लोग थे, उनके घर कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो पहनते क्या थे, ठीक है, उनकी सोसाइटी कैसे थी। तो मैं हड़प्पा मुझे खुद जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके मैं खुद ऑब्जर्व करूँगी। वहाँ पे जो आसपास के लोग होंगे उनसे मैं बातचीत करूँगी, उनका इंटरव्यू लूँगी, उनसे पूछूँगी कि ये कैसे चेंज होते गए और कैसे ये अब कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसकी मेन रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो फील्ड रिसर्च भी वो ही बेसिकली क्वालिटेटिव वालों का मेन फोकस होता है, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो खुद उन लोगों के पास जाता है जिनसे उसने डाटा कलेक्ट करना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों पे रिसर्च करना चाह रही हूँ कि बीएस सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के, सॉरी, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है फर्स्ट सेमेस्टर के कंपैरिजन में और सेकंड सेमेस्टर के कंपैरिजन में। अगर मैं इन डेप्थ स्टडी कर रही हूँ तो मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूँगी, और अगर मैं क्वांटिटेटिव स्टडी कर रही हूँ तो मैं आपसे क्वेश्चनियर फिल करवाऊंगी। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। तो वो यही बता रहा है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो फील्ड में खुद जाके रिसर्च करते हैं। अब फील्ड में जाके रिसर्च करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम ऑब्जर्वेशन करें या फिर हम क्या करें, उनका इंटरव्यू लें, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, ऑब्जर्वेशन होता क्या है। बेसिकली देखें, मैं आपकी क्लास में आई हूँ, मैं देखूंगी कि आप लोगों की कितनी, एक सेमेस्टर गुजर जाने के बाद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा डेवलप हो गई है टीचर्स के साथ और इन्वायरमेंट के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ साथ रहूंगी, मैं आप लोगों से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं जो देखूंगी, जो सुनूंगी और जो फील करूंगी, मैं उसके नोट्स अलग बैठ के बना लूंगी। मैं आप लोगों से ना तो क्वेश्चनियर फिल करवाऊंगी, ना आप लोगों का इंटरव्यू लूंगी। मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगी। मतलब आप अपनी सिक्स सेंसेस को यूज़ करते हुए जो भी डाटा कलेक्ट करते हो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन की बेसिकली बेटा दो टाइप्स होती हैं, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन की टाइप होती है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी सोसाइटी के अंदर घुल मिल जाता है। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, इसमें ये देखें, वो कह रहा है कि केयरफुली किसी भी ग्रुप को वॉच करना, वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो उन लोगों के साथ खुद रहते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उनके कल्चर में। ये जो आपको नीचे सेकंड वाली पिक्चर नज़र आ रही है ना, नीचे वाली, इसमें आप देखें जो रिसर्चर है ना, वो उनके साथ खुद बैठा हुआ है और उस इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है जो कि उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे ये शो हो रहा है कि ये जो रिसर्चर है ना, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से जाऊँ चाइना में कोई रिसर्च करने के लिए, तो मैं चाइनीज़ लोगों का, जैसे वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे उनके रिलीजन रिचुअल्स होते हैं,
मैं उनको भी फॉलो करूं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे इधर त्यौहार होते हैं, ईद का त्यौहार हो गया, रबीउल अव्वल का हो गया, और जो हमारे दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करूं, तो मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करूंगी। अगर मैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती, मैं उनको उस फेस्टिवल में ज्वाइन नहीं करती, बल्कि मैं साइड पे बैठ के उनको ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई यूरोपियन कोई रिसर्चर है, वो पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना चाह रहा है मुस्लिम कल्चर का, तो जो हमारे ईद का त्यौहार है, रबीउल अव्वल का त्यौहार है, इस दिन हम जो जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी ना, अगर वो उसमें इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल ईद पे हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं, वो सारा इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन करेगा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेगा। अगर वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि साइड पे बैठ के हमें ऑब्जर्व कर रहा है अपने सिक्स सेंसेस के थ्रू कि हम किन किन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारा सीक्वेंस है, क्या किसी भी एक्टिविटी को फॉलो करने के पीछे क्या हिस्ट्री है, तो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो एथनोग्राफर्स होते हैं वो कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं स्टडी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि ईद का फेस्टिवल हो गया या रबीउल अव्वल का फेस्टिवल हो गया, यहाँ पे उसने बताया मैरिज कस्टम्स को किसी भी कल्चर के फॉलो करने के लिए आपको उसका आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिकल सिस्टम में, रिलीजन में, आर्ट में, म्यूज़िक में, टेक्नोलॉजी में, मतलब ये जो आपको बताया गया है इनसे रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी सेरेमनी है, अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करते हो तो ये हमारा क्या होगा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि साइड पे आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तो ये हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। नेक्स्ट, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट है ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री में आप किसी भी जिस कल्चर को स्टडी कर रहे होते हो ना, आप उनके पार्टिसिपेंट या वहाँ पे रहने वाले लोगों से इंटरव्यू लेते हो उनका। आप इंटरव्यू लेते हो लोगों को जिन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने उस कल्चर को ऑब्जर्व करना है जो कि 1947 जब हम पाकिस्तान बना था, तब जो कल्चर था ना पाकिस्तान में, मैंने उसमें उसको इंटरव्यू करना है या मैंने उसको रिसर्च करनी है उस पे। तो मैं उन लोगों को ढूंढूंगी जो उस वक़्त उस कल्चर में रह रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, उसकी नॉर्म्स और उसके कस्टम्स को फॉलो कर रहे थे, वहाँ के, मतलब उनके पास खुद प्रूफ था कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। तो उसको हम ओरल हिस्ट्री कहते हैं। मतलब आप किसी से सवाल पूछते हो और वो आपको डिटेल में जवाब देता है कि वहाँ पे ये सब कुछ हुआ था और उसकी वजह से ये हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। इसको हम ओरल हिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो अप्रोच होती है वो कैसे, जो इंटरव्यू होता है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर में बेटा ये होता है कि आप ना, आपके पास फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, आपने क्वेश्चंस भी पहले सेट कर लिए होते हैं, आपने उनका सीक्वेंस भी पहले सेट कर लिया होता है कि पहले मैं नाम पूछूंगा, फिर मैं रिलीजन पूछूंगा, फिर मैं कास्ट पूछूंगा, फिर मैं ये पूछूंगा क्वालिफिकेशन कितनी है, फिर मैं ये पूछूंगा फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, फिर मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आऊँगा कि आपने एजुकेशन किधर से ली, या जो भी आपका टॉपिक होगा आप उसकी तरफ बाद में आएंगे। मतलब आपने इंटरव्यू करने से पहले एक पेज पे पहले से सारा सीक्वेंस रख लेना है क्वेश्चंस का कि मैं ये क्वेश्चंस इस सीक्वेंस के साथ पूछूंगा। नेक्स्ट वो बता रहा है कि आप एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं रिस्पॉन्सेस की स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है ना कि जिसका हमें स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहा हो। आपने वैसे भी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी सुना होगा, स्ट्रक्चर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ऑर्डर या कोई बहुत ऐसा हमें कोई भी ऐसा डिसिप्लिन है जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाकई एक ऑर्डर के साथ आगे चलेगा। ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि हम उनको एक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस देते हैं कि आपने इसमें से सिलेक्ट करना है इन आंसर्स में से। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो
तो उसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपके पास 4 रिस्पॉन्स कैटेगरीज होती हैं। आपने उसी में से टिक करना होता है। आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती कि आप उसका सब्जेक्टिव आंसर दे सकें, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें भी ऐसे ही होता है कि जो हमारे पास रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो या तो एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, टोटली डिसएग्री, टोटली एग्री, इन कैटेगरीज में से किसी एक में वो टिक करते हैं, ठीक है। हम उनको स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो यही आंसर दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे इंटरव्यू को हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कंट्रोल होता है, इंटरव्यू जिसने लेना होता है उसके पास कंट्रोल होता है ज़्यादातर। फिर उसने ये बताया हुआ है कि इसमें जो हमारे पास डाटा होता है वो क्या होता है, वो कोडेड होता है। इसलिए कोडेड होता है क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, टोटली एग्री, इनको हम 1 2 3 का नाम दे देते हैं कि 1 फॉर टोटली एग्री, 2 फॉर न्यूट्रल, 3 फॉर डिसएग्री, 4 फॉर टोटली एग्री, ठीक है। ऐसे हम इनको पहले ही नाम दे देते हैं। बेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड वो इंटरव्यू होते हैं जिसमें ओपन क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। जो आपके पास मल्टीपल चॉइस में होना उसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। मतलब क्लोज एंडेड का मतलब है कि एंड इसका क्लोज कर दिया है जो रिसर्चर है उसने, आप इसका सब्जेक्टिव आंसर नहीं दे सकते। जबकि ओपन एंडेड का मतलब होता है कि इनके एंड्स ओपन है, आप खुली कुछ भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। फर्स्ट पे स्ट्रक्चर्ड आपको मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड पे उसने बताया कि जो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर वेरी करता है, ठीक है। इसलिए वेरी करता है फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों के पास इंटरव्यू लेने आई हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर सेट नहीं किया है कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस पहले पूछूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे आपका नाम पूछा है, एज पूछी है, क्वालिफिकेशन पूछी है, जॉब पूछी है, या प्रोफेशन पूछा है। उसके बाद मैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी इनकम पे आ गई हूँ, ठीक है, फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन लेने से पहले। आप मुझे कहते हैं कि इनकम थोड़ा ना पर्सनल मैटर है तो मैं आपको इनकम नहीं बता सकता। तो फिर मेरे फर्दर क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड होंगे। मैं कोशिश करूँगी एज अ रिसर्चर कि मैं आपसे पूछ सकूँ कि आपकी इनकम कितनी है। मैं आपको कहूँगी फिर भी ऑलमोस्ट बता देंगे कितनी है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं बताएंगे फिर मैं कहूँगी कि आप ये बता दें कि आपके घर का खर्चा कितना है और आपकी इनकम कितने परसेंट आपका वो खर्चा पूरा कर देती है। मतलब मैं ट्राई करूँगी कि आप किसी ना किसी तरह से मुझे इनकम बता दो, चाहे इनडायरेक्टली या ऑलमोस्ट हो, परफेक्ट नंबर ना भी हो, ठीक है। वो हमारे पास उसका सीक्वेंस वेरी होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर ग्रुप्स का इंटरव्यू किया जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें बताया गया है कि ये एक इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, डिटेल में इंटरव्यू होता है। इसमें जो हमारे पास आंसर्स आते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होते, ठीक है। ये इसमें बताया है इलेबोरेशन होती है इंटरव्यू के, जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके दरमियान और जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसके दरमियान, ठीक है। इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। हमने सिर्फ उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देने बल्कि हमने इंटरव्यू देने वाले को फ्री कर देना है कि वो जो मर्जी आंसर हमें दे, ठीक है। इसे हम अनस्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसमें ज़्यादातर कंट्रोल उसके पास होता है जो इंटरव्यू दे रहा हो, क्योंकि जब तक वो अपना आंसर नहीं ख़त्म कर सकता, जब तक वो अपना आंसर ख़त्म नहीं करता, इंटरव्यू लेने वाला अगला क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, वो अगले क्वेश्चन पे जा ही नहीं सकता क्योंकि पिछला क्वेश्चन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा। तो जो ज़्यादा कंट्रोल है वो उसके पास होता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है। इसमें जो हमारे पास डाटा होता है वो इन डेप्थ होता है, ठीक है, और इसको हम एनालाइज करते हैं इंटरव्यू देने के बाद। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है जी एथनोग्राफी की जो सब टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले आपको एथनोलॉजी का बताया जा रहा है और एथनोग्राफी का बताया जा रहा है। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 1 जब पढ़ाया था मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एथनो लफ्ज़ है ना, इसके हमारी उर्दू ज़बान में मतलब है कल्चर से रिलेटेड। एथनो का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक जगह पे रहने वाले लोगों के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स,
ठीक है, उसको हम एथनो कहते हैं। एथनोलॉजी क्या होती है कि हमने ओरिजिन्स और कल्चर्स को स्टडी करना है जो कि डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट लोगों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान में मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेस इतना बड़ा फिनोमिना नहीं है। रेस होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब काला गोरा, ये हमारी बेसिकली रेस की कैटेगरी है। पाकिस्तान में काले और गोरे का इतना डिफरेंस नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज़ में है। वहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला कंसीडर किया जाता है। तो जो एथनोलॉजी होती है वो क्या करती है कि डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी करती है जो कि रेस और डिफरेंट लोगों के रेस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो एथनोग्राफी होती है ना, वो रिटन अकाउंट होता है किसी भी कल्चर का। मतलब हमारे अब जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं ना, इसमें हम रेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो काला है, गोरा है या क्या है। हम सिर्फ हमारे पास जो रिटन इन्फॉर्मेशन होती है ना किसी भी कल्चर से रिलेटेड, अब इस्लाम के जो सारी नॉर्म्स और जो सारे कस्टम्स हैं, जो सारी वैल्यूज़ हैं, वो हमें किधर से मिल सकती हैं? कुरान पाक से। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में जाके कालों के कल्चर पे अगर मैं ब्लैक पीपल पे मैं रिसर्च करती हूँ तो वो मेरी एथनोलॉजी होगी। और अगर मैं मुस्लिम कल्चर में अगर मैं कुरान से इंफॉर्मेशन लेके उस पर रिसर्च करती हूँ तो वो एथनोग्राफी होगी। ठीक है, ग्राफी का मतलब होता है कि आपके पास लोग नहीं होते बल्कि आपके पास कंटेंट होता है। वो कंटेंट रिटन इंफॉर्मेशन हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ भी ऑडियो वीडियो कुछ भी आपके पास हो सकता है जिस पे आप स्टडी करते हैं। ये एथनोलॉजी और एथनोग्राफी में डिफरेंस है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि गायनोलॉजी क्या होती है। ये बेसिकली वो स्टडी होती है जिससे हम अपने फोर फादर्स को ट्रेस कर सकते हैं। हमारे बहुत से बॉडी की ऐसी हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें इनहेरिटेंस में मिली होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आवाज़, हमारे बाल, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स में या तो मदर से रिलेट कर रहे होते हैं या फादर से रिलेट कर रहे होते हैं। तो जेनोलॉजी भी क्या होती है? ओरल हिस्ट्री होती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होती हैं जो कि लोग प्रोवाइड करती हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड। इससे हम क्या करते हैं? हम किनशिप को ट्रेस कर सकते हैं। अब किनशिप क्या होती है? किनशिप एक लॉन्ग टर्म सिस्टम होता है जिसमें हमारे फोर फादर्स, उनके फोर फादर्स, मतलब हम एक पूरी कह लें कि एक जैसे ट्री होता है ना फैमिली का, कि मतलब ट्री में बहुत पुराने जो पत्ते हैं वो भी होते हैं और बहुत नए भी होते हैं। ठीक है, मतलब आपके अगले पिछले जो रिलेशन, जो रिलेटिव्स होते हैं वो सारे एक जगह पे मिलते हैं। उसकी हम स्टडी करते हैं और ये हम बेसिकली क्यों करते हैं? ताकि हम किनशिप को ट्रेस कर सकें। फिर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि फैमिलीज़ को ट्रेस करने के लिए या लाइनेज और हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम ये स्टडी करते हैं। लाइनेजेस भी क्या कहती हैं कि डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं जो उनको हम लाइनेजेस कहते हैं। ठीक है, ये आपको ट्री बताया जा रहा है। ऊपर वाली पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है सबसे पहले आपको फर्स्ट जनरेशन बताया जा रहा है, फिर सेकंड जनरेशन है और फिर थर्ड जनरेशन है। मतलब ये वो स्टडी है जिसकी मदद से आप अपनी डिफरेंट आने वाली जो स्टेप बाय स्टेप जनरेशन्स आ रही हैं पास्ट में, जो अब तक आपकी जनरेशन गुजर चुकी हैं 7, 8 या 9, उन सारी जनरेशन्स को आप ट्रेस कर सकते हैं अपने इनहेरिटेंस के तौर पे। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन क्या होती है। जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एविडेंस फाइंड आउट करते हैं कि क्या जो पास्ट कल्चर्स थे वहाँ के रहने वाले लोगों के घर कैसे थे। मतलब उनका जो मेन कंसर्न होता है ना, उनका मेन कंसर्न होता है फिज़िकल बिल्डिंग्स पे, कि उनके घर कैसे थे, उनके इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग्स कैसी थी, उनका सेमिनार रूम कैसा था, उनके जो असेंबली थी वो कैसी थी। मीटिंग एंड हो गई थी।